हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम लोग अपने सेकेंड चैप्टर क्लास 10th होम साइंस में फिर से उसको लेके हाजिर हुए हैं आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या था? आय, व्यय और बचत है। और इसमें हमने आय के बारे में पढ़ा है, हमने व्यय के बारे में पढ़ा है, और आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो क्या है? हमारा बचत है। ठीक है, बचत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि एक बार पिछला वीडियो हम देख लें तो पिछले वीडियो में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसको एक बार हम रिकॉल कर लें तो आय के बारे में हमने पढ़ा था कि आय क्या होती है। जो हम धन अर्जित करते हैं, ठीक है, जो धन को हम कमाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? आय कहलाती है। व्यय क्या होता है? जो कमाई हुई धनराशि होती है उसको जब हम खर्च करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? व्यय कहलाता है। और बचत क्या होता है कि वही व्यय करने के पश्चात जो धनराशि हम उसमें से बचा लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? एक तरीके से आप बचत की डेफिनेशन समझिए तो क्या होता है कि जब हम पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के पश्चात जो धनराशि हम बचा लेते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि बचत हम हमेशा भविष्य को ध्यान में रख के करते हैं। वर्तमान में बचत की गई धनराशि, वर्तमान में संचित की गई धनराशि हमारे भविष्य के लिए काम आती है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं जितनी भी आय अर्जित करती हूँ या फिर मेरी जितनी भी सैलरी है उसमें से जो पैसे अगर मैं बचा के रख रही हूँ इन फ्यूचर में मैं बचा के रख रही हूँ तो किसके लिए बचा के रख रही हूँ? मैं अपने भविष्य में के लिए बचा के रख रही हूँ कि आगे हो सकता है कि आकस्मिक रूप से मुझे कोई आवश्यकता पड़ जाए, मेरे घर कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ पे मुझे धन की आवश्यकता हो, तो वहाँ पे आपको कौन सी जो है बचत काम, मतलब आपका जो बचत ही होगा वही धनराशि आपकी क्या होने वाली है? काम होने आने वाली है। तो एक डेफिनेशन है, जैसे वर्गिज के अनुसार वर्गिज ने क्या कहा कि भविष्य में खर्च करने के उद्देश्य से वर्तमान व्यय में कटौती करने के फलस्वरूप संचित धनराशि को बचत कहते हैं। मतलब जो हम आय अर्जित कर रहे हैं, ठीक है, मैं जितना आय अर्जित कर रही हूँ और वर्तमान में मैं जो व्यय कर रही हूँ और उसमें से जो मैं धनराशि बचा रही हूँ वो जो संचित मेरी धनराशि है वो कहाँ पे काम आ रही है? वो हमारे भविष्य में खर्च करने के उद्देश्य से हम करते हैं। आप ही देखिए, आप गुल्लक बनाते हैं, आप पैसे जमा करते हैं, आप किस लिए जमा करते हैं? वर्तमान में आप करते हैं तो आगे आने वाले भविष्य में ही तो आपको पैसे निकाल के देते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। उसके बाद देश पांडे के अनुसार इन्होंने कहा कि बचत मनुष्य की आय का वह भाग है जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में उपयोग नहीं किया जाता। मतलब वर्तमान समय में जो संचित हमारी धनराशि उसका उपयोग हम नहीं करते, बल्कि हम कब करते हैं? हम भविष्य के लिए उपयोग के लिए समझ बूझ कर अलग उत्पादक रूप में रखा जाता है और संपत्ति को पूंजी का रूप दे दिया जाता है। देखिए, सिंपल सा डेफिनेशन है आपका बचत का। बचत क्या है कि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो हमारी धनराशि बचती है वो हमारा क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि जो आप संचित धनराशि, जो आप वर्तमान में अपने पैसे की कटौती कर कर आप जो धनराशि बचाते हैं वो आप कब बचाते, किसके लिए बचाते हैं? आप भविष्य के लिए बचाते हैं। मतलब वर्तमान में की गई बचत आपके कहाँ पे काम आती है? आपके भविष्य में काम आती है। तो बचत का सीधा सीधा डेफिनेशन है कि बचत क्या है? बचत हमें भविष्य में क्या करता है? भविष्य में हमें मदद करता है। किसी भी समस्या, यदि कोई समस्या आ जाए तो उससे निपटने के लिए हमारा बचत हमें क्या देता है? फायदा देता है। इसके बाद है बचत के प्रकार कितने होते हैं? तो बचत के दो प्रकार होते हैं, एक तो ऐच्छिक होता है और एक क्या होता है? अनिवार्य बचत होता है। देखिए, ऐच्छिक शब्द यहीं पे नहीं कहीं पे भी आ जाए, आप समझ लीजिएगा कि ऐच्छिक का अर्थ होता है जहाँ आप अपनी इच्छा से कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ऐच्छिक का अर्थ होता है कि जहाँ पे आप कोई अपनी अपनी इच्छा से जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? ऐच्छिक कहलाता है। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? ऐच्छिक बचत की हो रही है। तो मतलब जब आपकी इच्छा है, ठीक है, जब आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ ना कुछ धनराशि को बचा कर रख लेते हैं तो वो आपको क्या कहलाएगी? ऐच्छिक बचत कहलाएगी। एक बार हम परिभाषा भी देख लेते हैं कि व्यक्ति अपनी आय में से कुछ ना कुछ अवश्य बचाता है, इस प्रकार की बचत ऐच्छिक बचत कहलाती है। मान लीजिए मैं 10,000 रुपये कमा रही हूँ, अब मेरी इच्छा पे है कि इसमें से मैं 2,000 बचा के रखूँगी, कि 1,000 बचा के रखूँगी, 500 बचा के रखूँगी, कि 5,000 बचा के रखूँगी। ये बचत मेरा क्या कहलाएगा? मेरी ऐच्छिक बचत कहलाएगी। दूसरा है अनिवार्य बचत। अनिवार्य बचत ऐसा होता है कि उसमें आपको बचत करना ही करना है।
ये ज़्यादातर आपके जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके लिए होता है। इसमें सरकार खुद ही क्या करती है कि आपके वेतन से उतनी धनराशि को काट कर वो क्या कर देती है, सेव कर लेती है, और जब भविष्य में आप रिटायर होते हैं या फिर भविष्य में जब आपको कोई आवश्यकता पड़ती है तब वो आपको धनराशि देती है। यहाँ पे आपकी इच्छा नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट खुद ही मतलब ये अनिवार्य है। ये आप जब उस फील्ड में जा रहे हैं, आप जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो जैसे ही आपकी जॉब लगी वैसे ही यहाँ गवर्नमेंट क्या करती है कि वहाँ पे आपकी अच्छी मतलब आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि वो आपके साथ अनिवार्य हो जाता है कि आपका जितना वेतन है उसमें से कुछ धनराशि वह आपके भविष्य के लिए क्या कर देती है, सुरक्षित रख देती है। तो देखिए अनिवार्य बचत क्या होता है कि यह बचत अनिवार्य रूप से सरकारी कर्मचारियों से सरकार द्वारा कराई जाती है, जैसे अनिवार्य बचत, एनपीएस कटौती आदि। ठीक है, ये दो क्या हो गए आपके आय के सॉरी बचत के प्रकार हो गए। एक आपका क्या होता है, ऐच्छिक होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, अनैच्छिक होता है। अब हम पढ़ेंगे कि बचत से लाभ क्या क्या है, क्यों हम बचत करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो बचत से आपका क्या लाभ होता है कि सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप अपने भविष्य को क्या कर लेते हैं, सुरक्षित रख लेते हैं। ठीक है, भविष्य को सुरक्षित रखने का सेंस होता है कि आकस्मिक विपत्तियां अगर आपके सामने, मान लीजिए कि आपके घर में कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहा है, आपके घर में कोई बीमारी आ जा रही है, या फिर आपके घर में आकस्मिक रूप से कोई कार्य आ जा रहा है, तो उस समय जो आपकी संचित की हुई धनराशि है, जो आपकी बचाई गई धनराशि है, वो क्या होती है, वो आपके काम आ जाती है। दूसरा होता है सामाजिक प्रतिष्ठा भी होती है। जैसे मान लीजिए आपने बचत करके रखा हुआ है, यदि आपके घर कोई फंक्शन पड़ गया या फिर आपको कहीं फंक्शन में जाना पड़ गया, तो उस समय ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने बचा के अपनी धनराशि रखी है उसका उपयोग आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा में आप दान वगैरह भी करते हैं, इन सब चीज़ों में भी आप अपना योगदान दे सकते हैं। फिर है आत्मनिर्भरता आती है, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, किसी से मांगना नहीं पड़ता। ये भी क्या होता है कि आपको खुद से क्या बनाता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। आश्रितों का भरण पोषण करना, आपके घर में जो आपके ऊपर आश्रित हैं, आपने बचत किया हुआ है, तो आप उनको अगर मान लीजिए कोई समस्या आ गई, मान लीजिए आपकी नौकरी पे ही कोई समस्या आ गई, मान लीजिए मैं नौकरी करती हूँ और मेरे जो है सहारे मेरा परिवार है। ठीक है, अगर मान लीजिए आकस्मिक रूप से कुछ ऐसी बातें जा रही है कि मेरी नौकरी में रुकावट आ जा रही है या फिर मेरा वेतन नहीं आ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो मैंने बचत की गई धनराशि रखी हुई है, उससे मैं मेरे ऊपर जो भी मेरे आश्रित होंगे, मैं उनका भरण पोषण आसानी से कर लूँगी। उसके बाद आता है पारिवारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति। आपके घर में जितने भी सदस्य होते हैं, अगर आप आय अर्जित कर रहे हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। और आप कहाँ से कर सकते हैं कि जब आपने धनराशि को बचा के रखा है तभी आप कर सकते हैं। उसके बाद आय में वृद्धि का साधन, आप बचत किए रहते हैं तो वो भी आपके आय में ही क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही साथ राष्ट्र के विकास में सहायक होता है। जब आप क्या करते हैं कि बचत वगैरह करते हैं, तो एक तरीके से आप राष्ट्र के हित के लिए भी कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई योजना होती है, वहाँ पे आपको पैसे डोनेट वगैरह करना होता है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सरकार की भी मदद कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपने देखिए, आपने आय पढ़ लिया, आपने व्यय भी पढ़ लिया, आपने बचत भी पढ़ लिया। अब आप ये बचत करेंगे कहाँ। मान लीजिए मैंने जैसे एग्जाम्पल थे, मैं 10,000 कमा रही हूँ, मैंने इसमें से 2,000 बचा के रखा हुआ है। अब वो 2,000 में कहाँ पे जो है उसको कहाँ पे मैं उसका बचत करूँ, कहाँ उसको सेव करूँगी कि वो मुझे जो है उससे मुझे फ़ायदा भी मिल जाए, और जब भी मुझे आवश्यकता पड़े वो तुरंत पैसा मेरे पास भी आ जाए। देखिए आप क्या कर सुने होंगे, बैंक का नाम सुने होंगे। बैंक में हम सभी पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं, जमा करते हैं, निकालते हैं, जमा करते हैं। पैसे का लेन देन वहाँ पे होता है, आप सबने सुना है। वहाँ पे आपको पैसा रखने से क्या फ़ायदा होता है, यदि आप अपना पैसा घर पे रख रहे हैं तो आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलने वाला है, जैसा जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन यदि आप क्या कर रहे हैं, आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जब भी आप पैसा लेने जाएंगे तो आपको उसके साथ जो ब्याज भी जुड़ा होगा वो भी क्या होगा, मिलेगा। तो इसमें किसका फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा है। तो इसलिए बचत के लिए बहुत सारे साधन हैं जिनके द्वारा हम बचत कर सकते हैं। हम अपना पैसा बैंक में जमा कर सकते हैं, हम डाक खाने में जमा कर सकते हैं, हम बहुत सारे मार्केट में शेयर्स या बॉन्ड्स आते हैं, हम उनको ले सकते हैं। तो कई सारे माध्यम होते हैं हमें अपने पैसे की बचत करने के लिए। हम उसी को देखेंगे कि कौन कौन से बचत होते हैं। जैसे राष्ट्रीय तथा गैर राष्ट्रीय बैंक, जैसे आपके कुछ गवर्नमेंट बैंक होते हैं, कुछ प्राइवेट बैंक होते हैं, दोनों में हम अपने पैसे को क्या कर सकते हैं, सेफली जमा कर सकते हैं। दूसरा है डाक खाना। आपने देखा होगा कि डाक खाने में हम भी एनएससी वगैरह खरीदते हैं, उसमें भी आपका क्या होता है, फ़ायदा होता है। भारतीय जीवन बीमा, आजकल आप देख रहे हैं कि आपने
देखा होगा कि कोई ना कोई एजेंट आपके घर आता होगा कि आप ये जीवन बीमा करा लीजिए, कई सारी आपको पॉलिसी बताता है और वो आपके भविष्य के लिए और आपके परिवार के लिए भी लाभदायक होता है। मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आपने करा लिया, आपके ऊपर आश्रित जो आपका परिवार है, अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना घट जाती है तो वो पैसा आपके परिवार को मिल जाएगा और उसका भरण पोषण क्या हो सकता है, आसानी से हो सकता है। इसके साथ ही सरकारी भविष्य निधि योजना है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, सहकारी ऋण समितियां हैं, कंपनियों के शेयर्स या बॉन्ड्स है, चिट फंड योजनाएं। ये जो आपने पढ़ा है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये क्या हैं, ये आपके बचत के साधन है। मतलब यहाँ यहाँ पे आप अपने पैसे को जमा करके आप सेविंग कर सकते हैं, ठीक है, ये साधन है। आगे जब आप ये पढ़ेंगे, अब हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बैंक क्या होता है, बैंक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आगे चालू खाता मतलब कौन कौन से खाते होते हैं जिनमें आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं और आपको कौन कौन सा फ़ायदा होता है, कौन सा जो खाता होता है जो आम लोगों के लिए होता है जिसमें हम लोग पैसे जमा कर सकते हैं, कौन सा ऐसा खाता होता है जो व्यापारियों के लिए होता है, कौन से खाते में हम कितने दिनों के लिए अपनी धनराशि रख सकते हैं, कौन कौन सी स्कीम है। जैसे जीवन बीमा है, तो जीवन बीमा में कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी होती हैं जो कि हम करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, उसमें पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले एक बार जो आय व्यय और बचत है, इसको एक बार हम लोग फिर से अपना रिवीजन कर लें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आय क्या होती है, तो हमने पढ़ा था कि आय का अर्थ होता है धन होता है, और जो धनराशि हम कमाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, आय कहलाता है। और उसी आय को हम क्या करते हैं, व्यय करते हैं ना। उसके बाद आप व्यय से पहले आ जाइए आय पर। तो आपको मैंने बताया था कि आय के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष आय होती है और क्या होती है, अप्रत्यक्ष आय होती है। ये दो प्रकार हमने आय के पढ़े थे। हमने ये भी पढ़ा था कि आय में कौन कौन से साधन होते हैं, आय में कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जिनके द्वारा हम आय अर्जित कर सकते हैं। तो उसमें आपने वेतन पढ़ा था, मजदूरी पढ़ा था, आपने घरेलू उद्योग धंधों के द्वारा जो है आय को अर्जित करने का साधन देखा था, आपने ब्याज देखा था, आपने रॉयल्टी देखी थी। ये सारी चीज़ें आपने देखी थी जिसके माध्यम से हम आय को अर्जित करते हैं। उसके बाद हमारा व्यय था। व्यय का अर्थ होता है कि जो आय हमने अर्जित की है उसी को हम जो व्यय कर रहे हैं, उसी को जो हम खर्च करके वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, व्यय कहलाता है। व्यय में भी हमने देखा था कि कुछ निश्चित व्यय होता है। निश्चित व्यय में क्या होता है कि ऐसा व्यय जिसपे हमारा खर्च करना क्या होता है, अनिवार्य ही होता है। जैसे आपका भोजन हो गया, मकान का किराया हो गया, आपका वस्त्र हो गया, स्कूल की फीस हो गई, इन सब पे हम क्या कर सकते हैं, इन सब पे हमारी निश्चित धनराशि है, उस पर हमें खर्च करना ही करना होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था अर्ध निश्चित व्यय। अर्ध निश्चित व्यय में हमने ये पढ़ा था कि अर्ध निश्चित व्यय क्या होता है कि वह एक ऐसा व्यय होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा व्यय है उसको घटा करना तो अनिवार्य है। आपको भी अर्ध निश्चित व्यय में भी व्यय करना ही है, लेकिन हम उसकी क्वांटिटी में क्या कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं। हम अधिक व्यय कर सकते हैं, कम व्यय कर सकते हैं। मान लीजिए हम किसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, तो हम बहुत बड़े स्कूल में ना करा के किसी छोटे स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं। हम बहुत महंगा कपड़ा ना लेके सस्ता कपड़ा ले सकते हैं। हम बहुत महंगे जो है रेस्टोरेंट में ना खाना खाने जाके हम किसी कम सस्ते में जा सकते हैं। मतलब हम व्यय को क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। उसमें हमने आकस्मिक व्यय पढ़ा था कि आकस्मिक व्यय ऐसा व्यय होता है जो अचानक से आपके सामने कोई ऐसी घटना घट जाए जहाँ पे आपको पैसा खर्च करना पड़े, वो हमारा क्या कहलाता है, आकस्मिक व्यय कहलाता है। इसके बाद आपने बचत पढ़ा। फिर जब हमने आय अर्जित कर ली, हमने पैसे को बचा भी लिया, पैसे को खर्च भी कर दिया, लेकिन वही जो हमने पैसा खर्च किया उसमें से हमने जो पैसा बचा लिया अपने भविष्य के लिए, वही हमारा क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। मतलब पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो आपका धन बचता है वही हमारा क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। और यह बचत हम कहाँ यूज करते हैं, अपने भविष्य के लिए हम क्या करते हैं, इसको सुरक्षित तरीके से रखते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा कि बचत के कितने प्रकार होते हैं। इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक ऐच्छिक होता है, एक अनैच्छिक होता है। ऐच्छिक में आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा बचा के रखना चाहते हैं, कितना नहीं रखना चाहते हैं। और अनैच्छिक में क्या जो आपका अनिवार्य होता है या फिर अनैच्छिक बचत भी कह सकते हैं, उसमें ऐसा क्या होता है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें ये सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। इसमें गवर्नमेंट ऑटोमेटिक जो उसके एम्प्लॉय होते हैं उनके पैसे, उनका जो सैलरी होता है उससे वो उतना पैसा कट करके रख लेता है जो उनको भविष्य में काम आता है। जब वो रिटायर हो जाते हैं तब उनको क्या करती है, देती है। उसके बाद आपने पढ़ा कि बचत के लाभ क्या क्या होते हैं। उसके बाद बचत आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये चीज़ें हमने क्या की है, पूरी देखी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा बैंक के बारे में पढ़ेंगे, किस किस प्रकार से आपका बैंक होता है, कौन कौन से खाते होते हैं, आपके पासबुक और चेकबुक क्या होते हैं,
आपके चेकबुक कितने प्रकार के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं, तो उसको भी हम डिटेल से आराम आराम से देखेंगे। ये चैप्टर लेंदी है, इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तब तक आप इसको रिवीजन इसका करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।